नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जेड में रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1995 में, ठीक है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व। अब सॉल्व क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब्जेक्टेड टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 15, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 20, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 शुड बी इक्वल टू 10। और जहाँ की x1, x2, x3 और x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे 3 कंस्टेंट आपको दे दिए गए थे। वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल हैं। तो 4 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड को देखते हैं। तो क्या है, ये है नॉर्मल फॉर्म, है ना। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कंस्टेंट इनइक्वलिटी का नहीं बल्कि इक्वल का है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्टेंट के लिए रूल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी डिफरेंट रूल्स हैं। कंस्टेंट कैसा होगा तो उस केस में क्या हम लोग अप्लाई करते हैं, इसके लिए डिफरेंट रूल्स है। तो थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू एक कर दे रहा हूँ, आपको पता ही होगा। आपको अगर हमारे वीडियोज का लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा। अगर आपका कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा, जैसे कि अगर दिया रहता है यहाँ पे x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, मतलब कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। अगर ऐसा कंडीशन रहता है कंस्टेंट का, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे स्लैक वेरिएबल को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल वो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं वो आप लोगों ने देखा था। मैं यहाँ पे वैसे एक क्विक रिव्यू कर दे रहा हूँ कि उस केस में क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे इस वाले में, ये जो हमारा कंस्टेंट होगा उसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस s1 प्लस a1 कर देते। कोई आर्टिफिशियल को हम लोग ऐड कर दिए और स्लैक को माइनस कर दिया। तो वैसे ही जितने भी कंस्टेंट होते ग्रेटर देन इक्वल टू का, उसके साथ हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को माइनस करते वहाँ पे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करते प्लस साइन के साथ। ठीक है, अगर आपका कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू का रहा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में सिंपली हम लोग केवल और केवल एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे x3 था प्लस हम लोग s1 कर देते, वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये कब होता, जब ये लेस देन और इक्वल टू कंडीशन हो। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन कैसा है, इक्वल टू 10 का या फिर इक्वल टू 15 का, मतलब कि ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है, तो इसको क्या करना है, तो इसके केस में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को आप ऐड करोगे। जितने भी इक्वल टू का साइन, जितने भी कंस्टेंट रहेंगे उनके साथ एक एक आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे। और उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को अकॉर्डिंगली हम लोग सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे। वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, 3 हमारे पास कंस्टेंट है और तीनों के तीनों इक्वल टू साइन के साथ है। तो क्या करेंगे, हम लोग हर एक के लिए एक एक आर्टिफिशियल जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा कंस्टेंट था ना, ये वाला कंस्टेंट तीनों, इसमें हमने क्या कर दिया, पहले वाले के साथ a1 एक आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है उसको ऐड किया, बाकी के जो कोफिशिएंट है उसको 0 रख दिया। सेकंड वाले में a2 हमने ऐड किया और थर्ड वाले में a3। तो ये a1 a2 a3 क्या है, ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब देखिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन में माइनस m और माइनस m के साथ हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। माइनस m a1 माइनस m a2 माइनस m a3। इसका यूज क्यों करते हैं, जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। ये एक लार्ज वैल्यू होता है, m आप याद रखेंगे, ये एक लार्ज वैल्यू होता है, उसको हम लोग लेके चलते हैं m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या किया हमने, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 3x3 माइनस x4 माइनस ma1 माइनस ma2 माइनस ma3। ये हमारा हो गया अब मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि सब्जेक्टेड है मॉडिफाइड कंस्टेंट के साथ। कौन सा कंस्टेंट हो गया, हमारे ये 3 कंस्टेंट्स हो गए, हम लोगों ने इसको लिख दिया है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे कोई s1 s2 s3 नहीं आया,
क्या क्या आया, A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3। इसके जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डिफरेंस थोड़ा सा होता है सिलेक्ट वेरिएबल और इसके आर्टिफिशियल वेरिएबल में। वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल टेबल या फिर बोलते हैं आइट्रेशन 0 हम लोग चलाते हैं। तो आइट्रेशन 0 में क्या क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, CJ, BV मतलब बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे CBI जो कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं जो भी यहाँ पे यूज होंगे उसके कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे A1 A2 A3 उसकी कोफिशिएंट क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो क्या क्या है, -m, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, CBI में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, CJ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी हमारे ये वेरिएबल्स है, बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 x4 A1 A2 A3, इसका कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का 1 है, x2 का 2 है, x3 का 3, x4 का -1, A1 का -m, A2 का -m और A3 का -m, उसको हम लोगों ने इस बारे फर्स्ट वाले रो में डाल दिया, ठीक है। अब ये सभी क्या टर्म्स हैं आपको पहले से भी पता है, ये सभी कंस्ट्रेंट में जो भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स का, वो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने फिल कर दिया। ये हो गया कंस्ट्रेंट 1 के लिए, ये हो गया कंस्ट्रेंट 2 के लिए और ये हो गया कंस्ट्रेंट 3 के लिए। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इक्वल टू के बाद में होता है कंस्ट्रेंट में, वो हम लोग डाल देते हैं। तो 15 20 10 ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 15 20 10। अब इसके बाद हमारा कैलकुलेशन होता है ZJ का। ZJ का कैलकुलेशन आपको मैं बताया था, समेशन ऑफ क्या हो जाता है, CBI इंटू क्या होता है, AIJ। तो कैसे करते थे, -m इंटू 1 करेंगे प्लस -2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया माइनस, फिर यहाँ पे 1 और, तो टोटल कितना हो जाएगा -4m। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे 2 + 1 3 + 2 5, क्योंकि साइन इन सभी का सेम है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली m हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे होगा 2 1 3 और 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5m। वैसे ही -9m -m आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये हो गया ZJ। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, CJ - ZJ। CJ यहाँ पे वैल्यू हमको पता है, ZJ हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, तो CJ - ZJ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4m, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5m, यहाँ पे 3 + 9m और सिमिलरली यहाँ पे आप निकालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है ऑप्टिमलिटी कंडीशन। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है, अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या CJ - ZJ जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, CJ - ZJ, राइट, ये वाला जो टर्म हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे ये इस रो में, क्या ये सब के सब लेस देन और इक्वल टू 0 हैं मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन में। अगर हैं तो फिर हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और जो भी हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में सॉल्यूशन है वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर CJ - ZJ अगर कोई एक भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये हमारा जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उस केस में हमको फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो CJ - ZJ का वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये 0 0 है, लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो अब हमको क्या करना होता है कि चूंकि ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो अब हम लोग ढूंढते हैं कि इन सभी में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा टर्म है, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा m का कोफिशिएंट देखिएगा, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव साइन के साथ उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है, तो ये 9 ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया 3 + 9m को, और इस वाले कॉलम को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया पूरे कॉलम को, और इसको कॉलम को हम लोगों ने बोल दिया कि ये है हमारा भैया की कॉलम, ठीक है। क्या हो गया, COULM, चलिए इसमें आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये हो गया की कॉलम, ठीक है, ये हो गया हमारा की कॉलम। अब की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या फायदे हैं, तो की कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ये वेरिएबल है ये हमारा इंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, इसको हम लोग एंट्री करवाएंगे और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना होता है की रो, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो लिविंग वेरिएबल कहलाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखा दिया, एक एरो दिखा दिया कि देखिए भैया ये हमारा इंटरिंग वेरिएबल होगा। अब की रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको पता है हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो इक्वल्स टू होता है सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग
वैल्यू ऑफ दिस की कॉलम। तो की कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये है 3। इसके लिए क्या है, ये 3 है। तो हम लोगों ने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया हमारा रेशियो। वैसे ही इस वाले के लिए निकालिएगा तो 20 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4। 10 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा रेशियो में, जो सबसे छोटा, इसमें हम लोग क्या करते थे सबसे बड़ा, लेकिन इसमें हम लोग ढूंढते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो जो सबसे छोटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हम लोग बोल देते हैं की रो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया की रो। और की रो और की कॉलम दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। ठीक है, तो की एलिमेंट हमारा यहां से निकल के कौन सा आ गया, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, की एलिमेंट हमारा 5 हो गया। अब इस वाले टेबल का काम हमारा हो गया। यहाँ पे आपको 3 चीजें निकल के आई। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, x3। कौन सा हो गया, x3 आपका एंट्री वेरिएबल हो जाएगा। और जो हमारा लिविंग वेरिएबल है वो कौन सा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a2। ठीक है, और की एलिमेंट हमारा निकल के आएगा 5। तो इतने चीजें आप इस वाले टेबल से आगे कैरी करोगे। अब क्या करोगे, आइटरेशन 1 लेके चलोगे, सीजर तो सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोग स्लैक वेरिएबल लेके चलते थे तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल हमेशा इंक्लूड होता था। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ये है कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे लिविंग है उसको आप इस वाले बेसिक वेरिएबल में इंक्लूड नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। तो यहाँ पे कौन सा a2 था, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप ये बेसिक वेरिएबल लिखोगे उस समय पे यहाँ से a2 ये गायब हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे गौर दीजिए, यहाँ पे a1 है, a3 है, लेकिन हम लोगों ने a2 हटा दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये लिविंग वेरिएबल था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दोनों में डिफरेंस आता है। एक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल और एक को बोलते हैं स्लैक। तो आर्टिफिशियल में यही डिफरेंस होता है कि हम लोग इसको हटा देते हैं नेक्स्ट टाइम में जब बेसिक वेरिएबल लिखना होता है। तो यहाँ से देखिए a2 हमने हटा दिया, यहाँ पे x3 एंट्री था किया है ना, और a2 यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे नया जो वेरिएबल्स जो भी टर्म है, एंटिटीज जो भी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कराए हैं वो कैसे कराए हैं, तो आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग पिछले बार से चर्चा करते आ रहे हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे से आप देखोगे ये वाले में, तो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है, 5 है। ठीक है, अगर हमको इस वाले में एंट्री करवाना था, इस वाले में अगर एंट्री करवाना था तो क्या हो जाता, ओल्ड वैल्यू हमारा हो जाता 1। तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू की जगह पे आप 1 रखेंगे, करस्पॉन्डिंग की कॉलम, करस्पॉन्डिंग की कॉलम और करस्पॉन्डिंग की रो। तो हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग की रो और की कॉलम क्या हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग की रो ये था हमारा, और इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, 2 है। कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 3। तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। जो हमारा फाइनल वैल्यूज आएगा वही हमारा हो जाएगा वहाँ पे वैल्यू। तो आप देखोगे कितना मैंने बोला 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, मतलब -1/5, है ना, यही आया ना। और देखिए हमने यहाँ पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, बाकी सबके लिए आपको फॉर्मूला पता है, मैंने जो बता दिया है। कौन सा फॉर्मूला, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। आप हर एक के लिए आप लिखोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ZJ फाइंड आउट करेंगे। ZJ के लिए वही फॉर्मूला सेम रहेगा, वैलिड समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ। आप यहाँ पे सबको सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, फिर से आप यहाँ पे निकालोगे सबके सब CJ माइनस ZJ। आप जब निकालोगे तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला माइनस टर्म के साथ आया, ये पॉजिटिव, ये 0, ये फिर -1 प्लस m 0 0। अब हमें यहाँ फिर से क्या देखना पड़ेगा, यहाँ फिर से हम लोग देखेंगे कि क्या ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो आप देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 टर्म आ रहा है, और ये इसमें जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा है। तो इसलिए हम लोग फिर से इस वाले टर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, ये क्या कहलाएगा, x2, ये कहलाएगा हमारा एंट्री वेरिएबल। ठीक है, जो एंट्री करेगा वो हो गया x2। अब छोड़ेगा कौन, जाएगा कौन बाहर, इसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि आखिर ये तो एंट्री कर रहा है, हमको ये पता चल गया x2 हमको एंट्री करेगा, लेकिन किसको हटाएं, क्या x3 हटेगा, क्या A1 हटेगा या फिर A3 हटेगा। तो इसको फिर से आप फाइंड आउट करोगे कैसे। अब फिर से देखो सोल्यूशन वाला वैल्यू को भी आप जैसे मॉडिफाई किए थे, इन सभी को -1/5, 7/5, 0 0 1 0 जैसे आया था, वैसे ही ये वाला भी वेरिएबल आएगा। ये यहाँ पे भी जो भी एंट्री आएगा वो भी आप लिखोगे। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो एंट्री निकल के आता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आएगा आपका 3। ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4,
वैसे ही सिमिलरली आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ओके, तो ये सारे वैल्यूज़ आपको आएंगे। अब क्या करना है आपको फाइनल ये जो हमारा आया सॉल्यूशन, इसको यूज करके और ये की कॉलम का यूज करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे आप। तो रेशियो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग की जो कॉलम है उसके वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7/5। 3 डिवाइडेड बाई 7/5। अब जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 2.1। ठीक है, 2.1, तो आप इसके सामने लिख लीजिए 2.1। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2.1। सिमिलरली आप इसको करोगे 4 डिवाइडेड बाई 1/5, तो आप क्या क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। 6 डिवाइडेड बाई 9/5, तो ये क्या हो जाएगा 6/35 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3.33। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2.1 है ना, 2.1 सबसे छोटा। तो इस वाले रो को हम लोगों ने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया और बोला कि ये है हमारा की रो। ये जो हमारा रो आया ना, इसको हम लोगों ने कर दिया की रो, और इसके वेरिएबल को बोला लिविंग वेरिएबल, जो छोड़ेगा। तो ये कौन सा छूटेगा, ये वाला। और ये जो देखिए इंटरसेक्शन पे है, ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब हमारा की एलिमेंट बदल गया, 7/5 हो गया। x2 हमारा होगा एंट्री करने वाला वेरिएबल, और एक a1 जो है वो छोड़ेगा। तो फिर से आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, फिर से आप लेके चलोगे अगला आइट्रेशन। तो आप नेक्स्ट आइट्रेशन लेके चलोगे, मैंने यहाँ पे बना रखा है आपके समय बचाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट आइट्रेशन 2, इसमें हम लोगों ने क्या किया, सीजे में क्या क्या आएगा, जो भी कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पे क्या था, a1 हमारा छोड़ रहा था, है ना, और x2 हमारा एंट्री कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया x2 x3, और ये a3 रह जाएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब हम लोगों ने बेसिक वेरिएबल में क्या करना है, a2 को हटा देना है, तो कौन बच जाएगा, केवल और केवल a3 आर्टिफिशियल में। अब बाकी तो x1 x2 x3 और x4 वैसा का वैसा रह गया, हम लोगों ने ये सब फिल कर दिया। फिर से आप क्या करोगे, जो भी कोफिशिएंट है x2 x3 और a3 का कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो आप यहाँ पे CBI में लिखोगे। ठीक है, ये सारे वैल्यूज को आप फिल करोगे कैसे, वही वाला फॉर्मूला यूज करके, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट ऑफ रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट ऑफ द टेबल। ठीक है, टेबल का की एलिमेंट कौन सा है उसको डिवाइड कर दोगे, आप फाइंड आउट करोगे, निकल के आ जाएगा -1/7 1 0 0 0, और कॉरस्पॉन्डिंग x3 के लिए भी आ जाएगा और a3 वगैरह के लिए भी आ जाएगा। मतलब रो 1 रो 2 रो 3 के लिए आप फिल आउट करोगे। उसके बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे क्या, ZJ का फार्मूला सेम रहेगा, कोई फार्मूला के साथ छेड़खानी नहीं, जो पहले था वही वाला है, बस आपको क्या करना है, वही चीज़ों को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आ गया, ZJ निकाल के आ गया -1 -6m/7 2 3 -m। वैसे ही आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक के लिए, हर एक कॉलम के लिए CJ ZJ। CJ ZJ का जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, निकल के आएगा 6m डिवाइडेड बाई 7 0 0 -1 + m 0। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को फिर से चेक करेंगे। हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिंस CJ ZJ सबके सब लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं इसमें बोल सकते हैं कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन पहुंच चुका है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन तो पहुंचा ही नहीं है, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कौन सा कॉलम करें, तो फिर से वही देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। तो 6m/7 ये हो गया हमारा सबसे बड़ा वैल्यू, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और बोल दिया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ये जो वेरिएबल है वो हमारा एंट्री वेरिएबल हो जाएगा, मतलब कि x1, यहाँ पे हमारा x1 है, ये हमारा एंट्री करेगा वेरिएबल। अब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया ये एंट्री कर रहा है तो छोड़ेगा कौन, है ना, किसको हटाएं, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। क्या करना है, सॉल्यूशन को जैसे हम लोगों ने मॉडिफाई किया था वैसे ही यहाँ पे लिखा है, जो वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि इसके साथ कुछ और फार्मूला आएगा, इसके लिए भी वही फार्मूला न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस जो भी हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते थे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा की कॉलम है उसके एलिमेंट से। तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा 15/7 को -1/7 से, है ना। 15/7 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे -1/7 से, तो 7 तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -15। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे 25 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3/7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 25/3 आएगा, है ना। 25/3 आपका इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.33।
सिमिलरली इसको आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 15/6। 15/6 आप जब करोगे तो ये कितना निकल के आता है, ये समथिंग 2.5। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, आप ये बताओ, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है? तो ये है हमारा, इसका एब्सोल्यूट में आप देखो कितना है 2.5। कौन सा है 2.5। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, है ना, ये वाले सिलेक्ट करोगे, तो ये हो गया हमारा लिविंग, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल आएगा वो हो जाएगा लिविंग वेरिएबल। तो इसको हम लोगों ने ऐसे डिनोट कर दिया कि ये छोड़ रहा है, ये जा रहा है, और x1 हमको एंट्री करेगा। तो अब क्या करना है, फिर से नया टेबल बनाएं, हमने यहाँ पे बना रखा है आपके लिए। तो ये हो गया नया टेबल CJ, VV और CBI के साथ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A3 भी हट गया, A3 भी हटा दिया हमने, A3 को भी हटाया, और X3 को हम लोगों ने, X1 को हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, है ना, इंट्रोड्यूस हमने करवाया। और यहाँ पे फिर से मॉडिफाइड वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे फिल आउट करेंगे, जैसे फार्मूला का यूज़ करते थे वही फार्मूला का आप यूज़ करोगे। जो वैल्यू था, जो भी प्रोसेस हम लोग पीछे फॉलो करते आ रहे थे, वही प्रोसेस इस बार भी हम लोगों ने फॉलो किया। तो अब जब हम कैलकुलेट करते हैं सारा कुछ, वही सब रामायण गाथा महाभारत सब कुछ कर रहे हैं, द्रौपदी और सीता सब कुछ, उसके बाद हमारा निकल के आता है CJ - ZJ। तो फाइनल वैल्यूज़ हम लोग देखते हैं कि ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये -1। तो देखते हैं अब कि क्या CJ - ZJ सबके सब लेस देन या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इक्वल टू और ये -1 मतलब लेस देन 0, मतलब कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारा रिच्ड हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल CJ - ZJ इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट्स वाई ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज रिच्ड। ठीक है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारा रिच्ड हो गया। और मिनिमम वैल्यूज़ क्या आएगा, तो मिनिमम वैल्यूज़ या फिर मैक्सिमम वैल्यूज़, अगर ये चूंकि ये हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन का है, तो यहाँ पे हमारा निकल के जो भी आएगा सोल्यूशन, वो क्या निकल के आएगा, मैक्सिमाइजेशन का सोल्यूशन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसलिए हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे फाइंड आउट करते हैं फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा कितना, सोल्यूशन का ये वाला उठाइए 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू CBI का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो ये हो गया 2, प्लस फिर से उठाइए ये 5/2, ये हो गया 5/2 इंटू में देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, प्लस 5/2 इंटू में 1। अब ये जो भी वैल्यूज़ आपका आएगा फाइनल कैलकुलेशन में, वही आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 15 और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 15 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 प्लस 5, मतलब टोटल आ गया आपका 15। आपका कैलकुलेशन करके आप देख लोगे। और कहाँ पे आया, तो ये आया एट x1 इक्वल्स टू 5/2, x3 इक्वल्स टू 5/2 एंड x2 इक्वल्स टू 5/2। और चूंकि यहाँ पे कोई x4 का जिक्र नहीं है, तो x4 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आ गया 15। कहाँ पे, एट x1 इक्वल्स टू 5/2, x2 इक्वल्स टू 5/2, x3 इक्वल्स टू अगेन 5/2 एंड x4 इक्वल्स टू 0। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, वहाँ पे आप लिख दोगे, क्रॉस चेक करके आप यहाँ पे लिख दोगे ये वाले वैल्यू जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वहाँ पे आप लिखो यहाँ पे x1 5/2, x2 लिखोगे कितना 5/2, x3 कितना लिखोगे 5/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 0। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है वही आपका फाइनल वैल्यूज आ जाएगा। अब वो आना भी है क्योंकि जो भी CBI का यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे ना, वो क्या था, वो और कुछ नहीं था, वो कोफिशिएंट था जो कि हम लोग लिख रहे थे, है ना। ये जो लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं, वो तो वहीं से लिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, कोफिशिएंट x2 x3 और x1 का, और ये जो सोल्यूशन आया है उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका वही वैल्यू आना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाइड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपका पहुँच गया। कितना पे आया आपने देख लिया। Thank you for watching. Have a good day. Bye bye and take care. Don't forget to subscribe and share our videos. Thank you.